फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। तो आइए, पिछली वीडियो के अंदर हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट 1 कवर किया, जिसके अंदर हमने देखा था एक तो डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स सोल्ट की बात की थी। तो डबल सोल्ट हमारे 3 एग्जांपल थे, मोहर सोल्ट, पोटाश, एलम और कार्बोनाइट। तीनों को अच्छे से याद रखने, क्योंकि एनसीईआरटी में 3 ही है। आइए अब आगे का काम स्टार्ट करते हैं। आगे क्या हमारे पास, आगे अब हम बात करेंगे किसके बारे में, कॉम्प्लेक्स सोल्ट के बारे में। कॉम्प्लेक्स सोल्ट का हमने एक चीज देखी थी कि उसके सारे आयन टेस्ट नहीं देते, कि जो इस ब्रैकेट के अंदर है वो सारे आयन टेस्ट नहीं देते। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल बताई थी, जैसे आपकी एक बोतल के अंदर आपने मान लो कि आपको पता है इस कंपाउंड के अंदर क्लोरीन है, ठीक है। आपने एक बोतल ले रखी है, उस बोतल के अंदर आपने ऐसा कुछ डाल रखा है, अगर उसके अंदर क्लोरीन होगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसका कलर वो हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। वो पिंक कलर की थी, उसका कलर व्हाइट हो जाएगा अगर क्लोरीन है इस कंपाउंड में। समझ रहे हो? जैसे ये वो कंपाउंड है मेरे पास इस पेट्री डिश के अंदर, इस डिश के अंदर ये कंपाउंड रखा है, मैंने एक बोतल ली, इस बोतल के अंदर एक सोल्यूशन है, क्या एक सोल्यूशन है, और जैसे अगर मैंने इस कंपाउंड को इस सोल्यूशन के अंदर डाल दिया, और मतलब इसके अंदर मान लो क्लोरीन हुआ, तो इसका सोल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज हो जाएगा। मान लो पिंक, अगर क्लोरीन है तो इस सोल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। अगर देखो फिर मैंने ये कंपाउंड डाला इस सोल्यूशन के अंदर और कलर पिंक हो गया, तो मतलब हमारे इस कंपाउंड के अंदर क्या था, क्लोरीन प्रेजेंट था। अब मैं कुछ आपको एक एग्जांपल देता हूं, वैसे आपको सारे एग्जांपल देखने को जरूर मिल जाएंगे, आपको पढ़ने भी अच्छे से। कैसे एग्जांपल इस चीज के, कि सोल्यूशन हम क्या क्या लेंगे, आपको पता है हम क्या करते हैं, हेलोजेंस। किसका, हेलोजेंस। हेलोजेंस कौन से अपने पास, टेल मी नेम ऑफ हेलोजन। फिर, कल, बाहर, आई, अंटी। ठीक है, कौन है, फिर, कल, बाहर, आई, अंटी। ठीक है, एंटी मनी को हमने ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, ये आप ध्यान रखो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अब ये क्या हमारे पास हेलोजन है, इनका टेस्ट की बात करते हैं। मतलब हम क्या लेंगे सोल्यूशन के अंदर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या लेंगे जिससे पता लग जाए कि ये हमारे पास हेलोजन्स थे या नहीं। आपको पता है, अगर सबसे बेस्ट एग्जांपल है सिल्वर। क्या है, सिल्वर। अगर आप सिल्वर सोल्यूशन लोगे, सिल्वर मतलब Ag, सिल्वर सोल्यूशन लोगे आप, तो आपके साथ क्या होगा, ध्यान से समझना इस चीज को। ये चीज समझ आ रही है ना, सिल्वर हमें कहां लेना है। आपको पता है सबको नई बातें याद रहती है कि सिल्वर के साथ क्लोरीन ऐसा कलर देता है, वैसा कलर देता है, पर ये नहीं पता था सिल्वर ले क्यों रहे हैं। अरे ये सिल्वर हम ये आइडेंटिफाई करने के लिए रहे हैं कि जो हमने कंपाउंड लिया उसके अंदर ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है या नहीं है। ठीक है, अब देखना कैसे, अब इस बात को ध्यान से समझना। ओ, ये नहीं मिटाना था मुझे, कोई बात नहीं, मिट गया तो दोबारा लिखा जाएगा। ऐसे तो है नहीं कि भी परमानेंट मिट गया, अब दोबारा हम लिख नहीं सकते, अभी लिख देंगे दोबारा से। अब देखो सिल्वर है ना, हेलोजेंस के साथ अलग अलग टेस्ट देता है। आपका अपना टेबल बनाओ, यहाँ पे ये बनाना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये टेबल बनाओ। ठीक है, इस टेबल के अंदर आपको देखना है कि सिल्वर यहाँ पे सिल्वर रिएक्ट करवा रहा है, सिल्वर है ना, इसके साथ कोई भी पीपीटी नहीं देता। आपको पता है ना व्हाट इज पीपीटी। जैसे मान लो आप वो बहुत वीडियोस देखी होगी आपने, आप पानी के अंदर कोई सोल्यूशन के अंदर कुछ डालते तो एकदम से ऊपर ऊपर से आ जाता है, वही पीपीटी होती है। ठीक है, तो पीपीटी, सिल्वर ना फ्लोरीन के साथ पीपीटी नहीं बनाता, कोई पीपीटी नहीं बनाता, ये याद रखना है, पीपीटी ये नहीं बनाता है। आपने 10th क्लास के अंदर पीपीटी के बारे में अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, तो सिल्वर फ्लोरीन के साथ नहीं बनाता, पीपीटी नहीं बनाता। पीपीटी कब बनती है, जब कोई किसी के अंदर डिसोल्व नहीं होता, घुलता नहीं है, तब क्या बनती है, पीपीटी बनती है। और ये पीपीटी नहीं बना रहा, मतलब ये इसके अंदर क्या है, घुल चुका है, इसके अंदर डिसोल्व है। तो मतलब कि फ्लोरीन एंड सिल्वर आर डिसोलेबल। ये दो, सिल्वर क्या आ जाता है, फ्लोरीन क्या आ जाता है, डिसोल्व हो जाता है सिल्वर के अंदर। क्लोरीन सिल्वर के साथ पीपीटी बनाता है, और क्या बनाता है, AgCl की पीपीटी। AgCl की पीपीटी का कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है व्हाइट। कैसा होता है, व्हाइट कलर होता है इसका। ठीक है, ये नोट डाउन करो। फिर जो ब्रोमीन होता है वो भी सिल्वर के साथ पीपीटी बनाता है ना, तो इसका कलर कैसा होता है, ब्रोमीन का कलर होता है पेल येलो, पेल येलो, पेल येलो। ठीक है, फिर उसके बाद देखना आयोडीन, आयोडीन भी पीपीटी बनाता है सिल्वर के साथ, उसका कलर कैसा होता है, येलो। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये टेबल बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है कि फ्लोरीन तो डिसोल्वेबल होता है सिल्वर के साथ, वो कोई पीपीटी बनाता, पर क्लोरीन व्हाइट पीपीटी बनाता है, और ब्रोमीन पेल येलो कलर की पीपीटी बनाता है, और जो आपका कौन रह गया, आयोडीन, ये बनाता है आपकी येलो कलर की पीपीटी। तो आई होप आपको ये तो क्लियर बिल्कुल अच्छे से हुआ होगा। इस टेबल को नोट डाउन कर लो बिल्कुल अच्छे से।
कर लिया आपने, आई होप नोट डाउन। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको समझ आ गया ना एजी सिल्वर हम कहाँ ले रहे हैं, उस सोल्यूशन के अंदर ले रहे हैं जो पहचान करवाएगा कि ये फ्लोरीन वगैरह है या नहीं है। समझ रहे हो बिल्कुल अच्छे से। मानो मेरे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड है और यहाँ पे मेरे पास ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने डाल दिया सिल्वर और इस कंपाउंड के अंदर क्लोरीन नहीं है, कोई भी हेलोजन नहीं है, ठीक है। मुझे पता करना है इसके अंदर हेलोजन है या नहीं। तो मैं सिल्वर लेके आया और इसके अंदर डाल दिया, कुछ रिएक्शन नहीं हो रही, ना ये कलर आ रहा, ना ये कलर, ना ये कलर, ना डिजोल्व हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो मतलब इसके अंदर कोई हेलोजन नहीं है। अब मुझे किसी ने कहा कि इसके अंदर क्लोरीन है, तो कंफर्म करके बता। तो मैंने सिल्वर लिया, क्लोरीन को इस कंपाउंड को इसके अंदर डाला। अगर क्लोरीन होगा ना तो ये यहाँ पे क्या था, सिल्वर था ना इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, इसका कलर हो जाएगा व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। मान लो इसका पहले कोई और कलर था, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको याद रखना है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ब्रैकेट के अंदर वाले कोई भी अपना क्या नहीं देते, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट नहीं देते। अब देखना ये क्यों बताया मैंने आपको, ये हेलोजेंस के, हेलोजेंस वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार पूछ लेते हैं हेलोजेंस के, ठीक है, एग्जाम्पल्स को। तो अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको कंपाउंड लिख के दिया था K4FeCN6, ये कंपाउंड्स भी बनाने आ जाएंगे। 4 कैसे आया, क्या कुछ है, सब कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर सब सीखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। आपने आई होप वैसे 11th में सीख लिया होगा ऑक्सीडेशन नंबर, कोई टेंशन नहीं, आपने नहीं सीखा तो यहाँ सीखेंगे। तो ये K4FeCN6, अब देखना ये कंपाउंड है, मैंने क्या कहा था, ये कौन सा कंपाउंड है, पहले इसको नोट कर लो, इट इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसके अंदर जो अंदर वाले हैं वो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट नहीं देते। अब मान लो यहाँ पे होता 5, यहाँ पे 5 और एक यहाँ पे होता क्लोरीन, ठीक है। और मैं लेके आया सिल्वर, क्या लेके आया, मैं सिल्वर लेके आया, मैं क्या लेके आया, सिल्वर लेके आया, है ना, टेस्ट ट्यूब के अंदर सिल्वर लेके आया। तो क्या मुझे यहाँ पे सिल्वर के साथ क्लोरीन की व्हाइट पीपीटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, व्हाइट पीपीटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो आंसर इज कि हमें पीपीटी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने वही बात बताई कि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट अंदर वाला नहीं देता, तो ये अपना आइडेंटिफिकेशन टेस्ट नहीं देगा, तो हमें व्हाइट पीपीटी ऑफ क्लोरीन नहीं मिलेगी। तो अच्छे से समझ आया? आपको ऐसे याद रखना है, एक है घर वाली, एक है बाहर वाली। घर वालों की हम देखो, आपके बाहर के कोई आवारा दोस्त है और आपको एक और दोस्त मिल गया, तो आप उसकी पहचान करवा देते हो सबसे, पर क्या आप अपने घर वालों की पहचान करवाते हो? नहीं, आपके ऐसे ऐसे दोस्त आप करवाओगे नहीं, घर वालों को कहाँ मिलवाते हो आप अपने दोस्तों से। तो ऐसे याद रखना, घर वाली बाहर वाली, घर वाली की पहचान नहीं होने देते हम जल्दी सी, बाहर वाली की पहचान हो जाती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मान लो कोई पोटाशियम का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है, हम पढ़ेंगे अच्छे से सोल्ट एनालिसिस के अंदर, तो वो उसका कलर आ जाता, पोटाशियम का कलर क्या आ जाता, आपको मिल जाता। तो आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। मैंने ना इसीलिए आपको वो सिल्वर वाला एग्जांपल देके बताया, और आपको ना ये याद ही रखनी है, किसके, हेलोजेंस के एग्जांपल्स को याद ही रखना है। अब एक और बात आता हूं मैं आपको, कौन कौन क्या क्या होता है, अच्छे से याद रखना है, अच्छे से। देखो ये हर एक, जैसे हम वो करते थे कोऑर्डिनेशन, वो पढ़ा था हमने, क्या बोलते हैं वो अपना चैप्टर था ना, सबसे पहला ही चैप्टर उसका 11th का, है ना। एक मिनट को मैं एक बात बताता हूँ आपको, मेरी बात सुनो। वीडियो पॉज हुई थी क्या? ठीक है नहीं हुई, कोई बात नहीं। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि भी हमने जो अंदर वाला है वो टेस्ट नहीं देता ना। आपको ये बात की कुछ बातें याद रखनी है कि जो ये होता है ना, ये देखो एक तो होता है सेंट्रल मेटल एटम, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल। ये देखो जो मेन मेटल है ना, मेटल एटम नाम ही आ गया, क्या गया, सेंट्रल मेटल एटम, CME। ये है सेंट्रल मेटल एटम, ये मेटल है और सेंट्रल है, ये मेन है, इसके अराउंड ही ये सारे एटम्स लगे हैं, इनको हम बोलते हैं लिगेंड्स। क्या बोलते हैं? लिगेंड। व्हाट इज दे आर लिगेंड्स, और दिस इज सेंट्रल मेटल एटम। अब आप सोच रहे होंगे हमें कैसे पता, भाई यार ये क्लोरीन मेटल है, नहीं है ना, तो सेंट्रल मेटल एटम CMO तो यही है, ठीक है। और ये क्या है, ये CMO नहीं, CMA, सेंट्रल मेटल एटम। और ये क्या बचे हुए क्या हो गए, लिगेंड्स होगी। सेंट्रल मेटल एटम के अलावा जितने भी बचे हुए हैं ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं। अब यहाँ पे देखो कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है। कितने टाइप के लिगेंड है, 2 टाइप के लिगेंड है। अब देखना 5 की जगह इसको 6 करना पड़ेगा।
कितने टाइप के लिगेंड है? एक टाइप का लिगेंड है। और कितने लिगेंड है? 6 लिगेंड्स है। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम तो एक ही मिलेगा आपको, बस एक ही मिलेगा, ये बात आपको याद रखनी है। इसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। ये आपको याद रखना है, इसको काउंटर आयन बोलते हैं। ठीक है, अब आपको पता है इसको काउंटर आयन बोलने का, आप ऐसे मत, इसका काउंटर आयन बोलने का ना एक तरीका होता है, क्यों हम इसको काउंटर आयन बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, जो ये पूरा हो गया इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पीड। मतलब देखो मैं बोल रहा हूँ इसको काउंट, पहले वो कोऑर्डिनेशन स्पीड वाली बात छोड़ो, इसको काउंटर आयन बोलने का एक कारण होता है। वो आपको पता है कब समझ आएगा? जब हम ना IUPAC नेमिंग से पहले ये कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीखेंगे। अब आपको है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये याद रखना, ये जो नंबर है ना, ये नंबर यहाँ पे फिलहाल ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। अगर यहाँ पे क्लोरीन होता तब ये कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होता। इट इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या है ये? कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इतना सब कुछ समझ आया। दिस इज सेंट्रल मेटल एटम, दिस इज लिगेंड। और लिगेंड एक कंपाउंड के अंदर लिगेंड बहुत प्रकार के हो सकते हैं, पर सेंट्रल मेटल एटम आपको एक ही मिलेगा। ये कोऑर्डिनेशन नंबर है फिलहाल यहाँ का, जरूरी नहीं है बस अब यहाँ पे 5 होता ना, 5 होता और यहाँ पे क्लोरीन होता, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ना 5 नहीं होता, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फिर भी 6 रहता। तब ये कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालने वो भी हम बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, और ये क्या है आपका काउंटर आयन। इसको काउंटर आयन बोलने का क्या रीजन है वो भी हम बिल्कुल अच्छे से जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आगे के टॉपिक को। उससे पहले मैं आपको एक और बात बताता हूँ, होमोलैक्टिक और हेटेरोलाइटिक लिगेंड में होमोलैप्टिक क्या बोलते हैं? होमो क्या बोलेंगे आप? होमोलैप्टिक, लैप LE, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे होमो, रुको कहाँ लिखूं, यहाँ लिखता हूँ, हाँ, होमोलैप्टिक, टिक, होमोलैप्टिक लिगेंड्स। होमोलैप्टिक लिगेंड्स क्या होते हैं? होमो कब आते हैं? जब कॉम्पोजिशन क्या हो? सेम हो। सेम कॉम्पोजिशन में क्या आता है? होमो वर्ड इस्तेमाल होता है। अगर यहाँ पे 6 होता, ठीक है, यहाँ पे ये 6 20 बार निकाल लिया मैंने इसको 6, और देखो यहाँ पे देखो लिगेंड्स है, लिगेंड होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक लिगेंड्स के बिहाफ पे हम डिसाइड करते हैं कंपाउंड होमोलैप्टिक है क्या हेटेरोलैप्टिक है। तो आप मुझे बताओ इसका लिगेंड क्या है? बस एक ही प्रकार का, कितने टाइप के लिगेंड है? ओनली एक टाइप का। क्या यहाँ पे मिक्सिंग हुई है? नहीं हुई। तो ये क्या है? होमोलैप्टिक कंपाउंड है। अब यहाँ पे 5 होता, यहाँ पे क्या होता? 5 होता, और यहाँ पे क्या होता? क्लोरीन होता। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे कितने टाइप के लिगेंड है? 2 टाइप के। तो 2 चीजें मिक्स हुई है ना, 2 लिगेंड्स आ गए, तो ये होमो रहा? सेम कॉम्पोजिशन रहा? नहीं, इसमें क्या डिफरेंट कॉम्पोजिशन आ गया। तो व्हाट इज इट? इट इज अ हेटेरोलैप्टिक। अब ये क्या बन गया? हेटेरोलैप्टिक बन गया। तो आई होप आपको होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक लिगेंड्स के अंदर अच्छे से सब कुछ समझ आ गया होगा। ठीक है, अब एक बात और बता देता हूं मैं आपको यहीं पे, आयंस की, किसकी? आयंस की। ये आपको आपने नोट कर लिया होगा आई होप। अभी मैं साइड हुआ भी था तब आपने पॉज कर लेना, उस वीडियो को रिवर्स करके पॉज कर लेना, तब आप नोट कर लेना। ठीक है, तो अब मैं आपको आयंस की बात आता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनके अंदर जो भी आयंस है ब्रैकेट के अंदर, वो अपना आइडेंटिफिकेशन टेस्ट नहीं देते। क्या नहीं देते? अपना आइडेंटिफिकेशन टेस्ट नहीं देते। अब आप मुझे बताओ, आपको पता है कि हम बनाते हैं जैसे MgCl2 बनाया हमने, MgCl2 बनाया, तो ये बनता कैसे है? Mg के ऊपर प्लस चार्ज है और Cl के ऊपर माइनस चार्ज है। अब ये आपस में इनका क्रॉस होता है, ठीक है, फिर यहाँ पे ये चार्जेस एक्सचेंज होते हैं, यहाँ पे प्लस इसका 1 आ गया, इसका 2 यहाँ पे Cl के पास चला गया, ऐसे बनता है। सेम ये भी कंपाउंड ऐसे ही बनते हैं। अब ये चीज है ना, जो ये चीज होती है, ये आयनिक कंपाउंड बनाना सा, तो ये और ये भी है ना आयनिक कंपाउंड है। कैसा है? आयनिक कंपाउंड। इतना और ये पोर्शन इस कंपाउंड को आप देखोगे ना, इसके अंदर इसको हम आयनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। इसके अंदर मतलब आयंस भी है, इसके अंदर क्या है? आयंस भी है। इसके अंदर देखो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी है। बहुत कंपाउंड आपको मिलेंगे जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड सारे मिल जाएंगे, एग्जांपल आएंगे। अब यहाँ पे ये देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जितने भी होते हैं ना वो आयनिक भी होते हैं। ठीक है, कैसे? अब देखना ये चीज है, अब देखो अच्छे से याद रखना, मैंने बार बार बोल रहा हूँ ये कंपाउंड आयनिक कंपाउंड भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अंदर वाला पोर्शन आयनिक है, नहीं, ये वाला और ये वाला, बाहर वाला और अंदर वाला, ये पोर्शन ये आपस में आयनिक है, ये वाले आयनिक है। इस बात को अच्छे से मेंशन कर लो, इस बात को नोट कर लो, ये चीज आयनिक है। कर लिया आपने नोट? अब मुझे बताओ, अब ये आयनिक है तो आयनिक कैसे बने? यहाँ पे क्या होगा? देखो हमें पता है पोटाशियम के ऊपर तो हमेशा प्लस ही आता है, +1, तो इसके ऊपर क्या है? देखो हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, तो K के ऊपर तो +1 ही होगा।
ठीक है। अब ये FeCN6 इसके ऊपर -4 रहा होगा। अब ये समझ आए, इसके ऊपर क्या रहा होगा, -4 रहा होगा। फिर ये आपस में एक्सचेंज हुए, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये आपस में क्या है, एक्सचेंज हुए। तो यहाँ पे ये कंपाउंड बन गया ऊपर वाला, ठीक है। कौन सा कंपाउंड बन गया, ये ऊपर वाला कंपाउंड बन गया, आपका बन गया। अब मुझे एक बात बताओ, आपसे कोई ये पूछे कि इसके अंदर कितने आयन है, क्या पूछे कि इसके अंदर कितने आयन है, तो आप क्या जवाब दोगे। आपसे नंबर ऑफ आयन पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ आयन्स पूछा जा रहा है। तो आपका जवाब देखो, क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ आयन। तो आप ये मत सोचना कि ये 4 तो यहां चला गया चार्ज पे, तो यहाँ पे तो 2 ही आयन हुए, आयन तो ये 2 है। देखो, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपका बेसिक बहुत डाउन है, टेंशन मत लो, होता है, मेरा भी था एक टाइम पे डाउन, किसी और का भी था, ठीक है। तो सबका बेसिक डाउन होता है, ठीक है। मेरा बेसिक डाउन था और कुछ डाउन नहीं था। हाँ, तो अब मेरे पास सुनो, क्या बोलते हैं, mg, मैंने बोला mg के बाद +2 चार्ज, यहाँ पे क्लोरीन -1, फिर मैं बोलता हूँ चार्ज एक्सचेंज हो गए। इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब ये होता है, आपको पता है इस mg के +2 को ओवरकम करने के लिए कितने क्लोरीन आते हैं, 2 क्लोरीन आते हैं। कितने आते हैं, 2 क्लोरीन आते हैं, 2 क्लोरीन। आप जब रिएक्शन को बैलेंस करते हो, किसको, अब मैं एक रिएक्शन लिख के देता हूं, mg +2 प्लस Cl माइनस गिव MgCl2, दैट्स इज रिएक्शन। तो आप देखते हो यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 2 Cl है, तो यहाँ पे 2 आएगा। तो कितने Cl आए यहाँ पे, 2 Cl। वैसे आयनिक कंपाउंड की रिएक्शन वैसे बैलेंस नहीं होती जनरली, उनका अलग तरीका होता है, वो हमने अच्छे से पढ़ा था वहां पे 11th क्लास के अंदर। पर मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 आया ना 2, ये बस बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है। तो मतलब 2 क्लोरीन आए थे, ठीक है। तो मैंने तो एक चीज याद कर रखी है, मतलब जो इसके पैर में आ गया, मतलब इसके पैर में अगर 2 है ना, इसके पैर में अगर 2 है तो 2 ही आए थे, ठीक है। तो इसके पैर में अगर 4 है तो कितने पोटाशियम आए थे, 4 ही पोटाशियम आए थे। तभी तो ये आपस में बैलेंस होंगे, तभी तो बैलेंस हो रहे हैं ना ये आपस में। समझ रहे हो इस बात को, समझ रहे हो ना, बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हो ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलत कर देते हैं इसमें। आप याद रखो, जितने पैर में हो उतने ही आयन आए थे, कितने, जितने पैर में है, पैर में कितने 4 हैं, तो 4 ही आयन आए थे, किसके, पोटाशियम के 4 आयन आए थे। तो टोटल कितने आयन हो गए यहाँ पे अपने पास, 5 आयन हो गए। कितने हो गए, 5 आयन हो गए, ठीक है। ये पता है आपको ये कहाँ काम आएगा। अब आप सोच रहे हो ये आयन्स क्यों काउंट करना बता रहे हैं, आपको पता है, एक आपको कंपाउंड दे देंगे, बहुत सारे 4 कंपाउंड दे दिए, ऑप्शंस में तो 4 ही आते हैं, ठीक है। 4 कंपाउंड दे दिया आपको, ठीक है। आपसे पूछेंगे किसकी मोबिलिटी सबसे ज्यादा, कौन सबसे फास्ट भाग सकते हैं, तो आप मुझे बताओ, या हम बोल देंगे किसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। कंडक्टिविटी सोचो, कंडक्टिविटी मतलब कौन इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। तो मुझे बताओ, जिसके अंदर जिस कंपाउंड के आयन ज्यादा होंगे उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी नहीं होगी। अब मान लो यहाँ पे कोई और एग्जांपल होता और यहाँ पे ऐसे होते हैं, बस जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई और एग्जांपल एक्स, एक एग्जांपल एक्स, यहाँ पे सीधा बस 2 होता, यहाँ पे वाई CN2, कुछ भी मान लो आप 4 होता, ठीक है, 4 होता। तो आप मुझे बताओ ये +2 वहां जाता, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये मैंने एक बात, बस आपको एक बात याद रखनी है, पैरों में इसके 2 है ना, तो कितने आयन है इसके, 2 आयन है, 2 आयन है इसके, एक आयन ये रह गया, तो यहाँ पे कितने आयन है, 3 आयन है। तो इसके तो 3 आयन, इसके 5 आयन। तो फास्ट किसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा है, जिसके आयन थोड़े होंगे क्या ज्यादा होंगे, जिसके आयन क्या आएंगे ज्यादा आएंगे, तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी ज्यादा होगी। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे पेपर के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रिगार्डिंग, तो आपको सोल्व करने हैं। तो आपको लग रहा है कि ये बेसिक है, ये बेसिक नहीं है, इससे काफी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, आई समझ। तो लो इसको इरेज करते हैं, अब आगे बढ़ाते हैं हमारे चैप्टर को। मे भी होमोलैक्टिक हेटेरोलैक्टिक हो गया, कंडक्टिविटी की बात कर ली मैंने, कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा है, लिगेंड्स बता दिया, आपको काउंटर आयन बता दिया, CMA बता दिया, है ना, आपको ये बता दिया, कंडक्टिविटी बता दी, अब वो भी बता दिया था, रिएक्शंस वाली बात भी बता दी सिल्वर के साथ। अब है ना, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, एक है ना, एक आपको और अच्छे से याद रखना है, किसके साथ, इसकी SO4 की रिएक्शन, SO4, ठीक है, किसकी, SO4 की रिएक्शन याद रखनी है, किसकी रिएक्शन याद रखनी है, SO4 की। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रुको 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 रुको,
बेरियम, बेरियम कौन से उसमें आते हैं, सेकंड ग्रुप में नहीं आता बेरियम, बेटा मांग ना, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, बाप बाप ही तो है बेरियम, बेरिलियम में तो बेरिलियम या बेरियम बोल दो, ठीक है। तो आप मुझे बताओ SO4 2 माइनस, ये क्या है, सल्फाइट है क्या सल्फेट है, मैंने आपको बताया था आइड और एट का, ठीक है। फेरिक और अस का मैंने तो आपको इक और अस बताया था, हाँ कैसे भर रहे हो, हाँ हाँ भर रहे हो, मैंने फेरिक +2 के लिए लगता है, फेरस +3 के लिए लगता है, ये बात मैंने आपको बताई थी। अब आपको याद रखना है इकस हो गया आइड और एट, देखो ये बात याद रखना, आइड 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 आइट एट, ठीक है। सल्फाइड एक आयन है, सल्फर का -2 हो गया, ये सल्फाइड कहलाएगा, ठीक है। और SO4 3 सॉरी 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 सॉरी, क्या कर रहा हूँ SO3 2 माइनस, इससे कम वाला आइड कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, सल्फेट कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, सल्फेट कहलाएगा। तो ये आपका सल्फेट का टेस्ट है, किसका, सल्फेट का एक टेस्ट है, आपको याद रखना है, सल्फेट टेस्ट ऑफ सल्फेट, ये आपको याद रखना है, सल्फेट का टेस्ट। आप क्या करना, BaCl2 को लेना, बेरिलियम लेना, आपको Cl2 साथ लेना जरूरी नहीं है। तो जो ये होता है ये बेरिलियम सल्फर के साथ BaSO4, देखो इसके कोई +2 इसके कोई +2 तो नेग्लेक्ट हो गए, ये आपको क्या बना के देता है, व्हाइट पीपीटी, क्या देता है, व्हाइट पीपीटी। तो आपको पहचान हो जाता है कि इस कंपाउंड के अंदर क्या है, सल्फेट है। तो क्या आपको क्या पहचान होता है, इस कंपाउंड के अंदर क्या आपका सल्फेट है। तो ये आपको, आई होप आपको समझ आएगा। मैंने आपको बस एक लास्ट एग्जांपल और लेके दिखा रहा हूं, ठीक है। उस एग्जांपल को आपको ध्यान से देखना है, देखो क्लियर मेंशन, हाँ सब क्लियर दिख रहा है। अब एक एग्जांपल और देखिए आप, देखो एक कंपाउंड है आपके पास, कंपाउंड नहीं, मैंने आपको कहा था भी, आपको पता है हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होगा, ये बात ध्यान रखना। सेंट्रल मेटल एटम, मैंने फर्स्ट कंपाउंड लिया, उसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम कौन था, आयरन था। यहाँ पे जर्नली, वैसे सेकंड, वैसे नहीं, जर्नली बोल रहा हूं मैं, जर्नली डी ब्लॉक के एलिमेंट, कौन से, डी ब्लॉक के एलिमेंट जर्नली एक्ट एज सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम की तरह डी ब्लॉक के एलिमेंट एक्ट करेंगे, तो आपको डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट याद होने चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है कोबाल्ट भी डी ब्लॉक का एलिमेंट, तो मैं आपके पास एक कंपाउंड लेता हूं, कोबाल्ट लिया मैंने, ठीक है। देखो कोबाल्ट के साथ मैं ले लेता हूं यहाँ पे आपका अमोनियम आयन ले लिया, ठीक है। 5 सल्फेट ले लिया एक, और यहाँ पे क्लोरीन। अब देखो, अब सिस्टम उल्टा हो गया, वहां पे बाहर प्लस का था ना, यहाँ पे बाहर कौन सा है, माइनस का। अब देखो आपको बोला गया कि हमने इसको डाला किसके, हमने इसको दो कंपाउंड के अंदर डाला, एक तो डाला हमने इसको BaCl2 के अंदर, ये क्वेश्चंस है, आपको लग रहा है ये नहीं है, ये क्वेश्चन है, BaCl2 के अंदर, फिर हमने डाला एक AgCl के अंदर, ठीक है। AgCl नहीं लो आप, यहाँ पे Ag के साथ कुछ हो, Ag की एक्वा सोल्यूशन मान लो, कुछ भी है Ag के साथ, ठीक है, समझ रहे हो आप, बस Ag के साथ कुछ भी है, ठीक है। हमने ये सब लिया, एक बेरिलियम ले लिया, ठीक है। क्लोरीन बेटाओ मारो गोली, क्योंकि क्लोरीन लोगे ना तो यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे वो पंगा कर जाएगा। एक तो बेरिलियम, एक Ag, आपने ना इनको इन सॉल्यूशंस के अंदर डाला, इसको इसके अंदर डाला, इसको ना इसके अंदर भी डाला, इसको इसके अंदर भी डाला, ठीक है। आपको व्हाइट पीपीटी मिली, वो व्हाइट पीपीटी किसकी है। अब आप सोच रहे हो, अभी बताया BaSO4 की तो व्हाइट पीपीटी आती है, और हमें पता है AgCl की भी व्हाइट पीपीटी आती है, तो इसका मतलब 50-50 है क्या व्हाइट पीपीटी दोनों की, इसका मतलब BaSO4 की व्हाइट पीपीटी दोनों की, इसका मतलब व्हाइट पीपीटी बस BaSO4 की आई है। तीसरा ऑप्शन भी हो सकता है व्हाइट पीपीटी बस AgCl की आई है। सोचो बताओ, क्या व्हाइट पीपीटी इसकी आई है, अमोनिया की कुछ वैसे ही नहीं, व्हाइट पीपीटी आई है। आप बताओ किसकी आई है। एक बात ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, जो इस बॉक्स के अंदर है वो अपना आइडेंटिफिकेशन टेस्ट नहीं देते। अब जो ये BaSO4 व्हाइट पीपीटी दे रहा है, इसका क्या है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ही है। तो मैंने क्या बोला था, जो बॉक्स के अंदर वो अपना आइडेंटिफिकेशन टेस्ट नहीं देते।
तो ये व्हाइट पीपीटी ये तो एस ऑफ बी बेरियम के साथ जाके रिएक्ट करेगा नहीं क्योंकि ये बॉक्स के अंदर है। तो ये व्हाइट पीपीटी BaSO4 की तो नहीं है, तो 50-50 वाला ऑप्शन भी कट गया और ये भी कट गया। और भाई अमोनिया की व्हाइट पीपीटी आने के लिए कुछ तो डालो ना, हमें पता है। अब ये बेरिलियम अमोनिया के साथ व्हाइट पीपीटी नहीं लेके आता, ये बात आपको मैंने बता दी, चलो ना ही इसके साथ लेके आता, ठीक है, एजी के साथ। तो अब और अगर लेके भी आता होता तो कैसे लेके आता, मान भी लो इसके साथ इसकी व्हाइट पीपीटी आती या इसके साथ इसकी व्हाइट पीपीटी आती, तो क्या वो हमें शो होती? इधर नहीं होती, क्योंकि ये तो किसके बॉक्स के अंदर है, बॉक्स के अंदर वाला व्हाइट बॉक्स के अंदर वाला अपना आइडेंटिफिकेशन टेस्ट नहीं देता। तो ये चीज समझ आई आपको बिल्कुल अच्छे से। तो बॉक्स के बाहर वाले ने अपना आइडेंटिफिकेशन टेस्ट दिया और बॉक्स के बाहर कौन है? Cl। तो ये व्हाइट पीपीटी किसकी है? AgCl की है। तो बस यही आपको ना, यही इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो थोड़े से कंफ्यूजेबल होंगे, पर आपको बिल्कुल क्लियरिटी रखनी है इन टाइप के क्वेश्चनों के अंदर, ठीक है। बस देखो कुछ भी नहीं है, आपको अभी लग रहा है बार बार जब जोश जोश से बोला जा रहा है कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, बात बस इतनी है, बॉक्स के अंदर वाला अपना आइडेंटिफिकेशन टेस्ट नहीं देता, आयंस काउंट करना बता दिए मैंने। जो पैर में है, जितने पैर में, इधर 2 है पैर में, तो क्लोरीन कितने आए थे? 2 ही क्लोरीन आए थे, ठीक है। ये बात आप याद रखना, अगर आपको नहीं पता थी तो अच्छी बात है, मत याद रखना, ठीक है। बॉक्स के अंदर वाला अपना आइडेंटिफिकेशन टेस्ट नहीं लेता, आयंस पता लग गए, कंडक्टिविटी पता लग गई, ठीक है, आई समझ। तो ये बिल्कुल आपको समझ आएगा कंडक्टिविटी। अब ना मैं आपको एक और बात देता हूँ, ये पीपीटी वाली भी आपको क्लियर होगी, व्हाइट पीपीटी, ये पीपीटी, ठीक है, सारी आपको क्लियर होगी। आपको ना ये याद रखना है कि अब हम ऐसे बोल दें कि ये अपनी कंडक्टिविटी पानी के अंदर देगा या नहीं देगा? किसके अंदर देगा? पानी के अंदर। हम बोल देंगे पानी के अंदर अपनी कंडक्टिविटी देगा या नहीं देगा। आपको पता है कि हम ना 12th के अंदर ही चैप्टर पढ़ेंगे हमारा फिजिकल का, उसके अंदर हम ये सब कुछ पढ़ेंगे अच्छे से, कंडक्टिविटी वगैरह। तो वहां पे वैसे इसको वहां पे ही लेना चाहिए, पर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, पानी के अंदर इसके पास आयन है ना, जिस भी कंपाउंड के पास आयन है तो उसकी पानी के अंदर कंडक्टिविटी होगी। हम बोलते हैं कि प्योर वाटर की कंडक्टिविटी क्या होती है? 0 होती है, कंडक्टिविटी 0 होती है, मतलब उसके अंदर करंट फ्लो नहीं करता। प्योर वाटर के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करता। अगर उसी पानी के अंदर नमक, चीनी, घोल और कुछ चीजें डाल दी तो आपने वहां से करंट फ्लो करेगा, वहां पे आयंस होंगे। तो वो वहां पे क्यों फ्लो किया? क्योंकि वहां पे आयंस आ गए। तो प्योर वाटर की कंडक्टिविटी 0 होती है। प्योर वाटर से ज्यादा कंडक्टिविटी रेन वाटर की होती है, क्योंकि रेन वाटर के अंदर ऊपर से कंपाउंड रल के आ जाते हैं, बहुत सारे मिल के आ जाते हैं, ठीक है, हवा के बहुत सारे, ठीक है, आयंस में बहुत चीजें मिल जाती है, ठीक है। तो रेन वाटर की ज्यादा कंडक्टिविटी है एज कम्पेयर टू प्योर वाटर। मतलब कंडक्टिविटी किसकी होगी? जिसके अंदर आयंस होंगे। तो क्या ये पानी के अंदर कंडक्टिविटी देगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या पानी के अंदर कंडक्टिविटी देंगे? जरूर देंगे, क्योंकि इनके पास आयंस है क्या? नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पानी के अंदर भी कंडक्टिविटी देते हैं। इस बात को पॉइंट डाल के स्टार मार्क करके नोट डाउन करो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिव कंडक्टिविटी इन वाटर आल्सो। तो आई होप आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पूरा बेसिक तो समझ आया होगा, और आपको एक बात पता लगी होगी कि हमें डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को तो याद करना ही करना पड़ेगा। तो लगे हाथ कर ही लेते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद, ठीक है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट को याद करने के लिए तो यहाँ पे फिर हमें पेरियोडिक टेबल समझनी पड़ेगी। अब कॉमन सी बात है, पर आपको जरूरी नहीं है सारी पेरियोडिक टेबल समझनी पड़े। आपको ना वो क्या बोलते हैं, फोर्थ, मतलब देखो, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, ठीक है। कितने पीरियड है ये टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड है। आपको पता है कि वो क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है? पोटाशियम वाले के इस वाले कॉलम में स्टार्ट होता है ना, डी ब्लॉक इधर से स्टार्ट होता है। तो कौन से पीरियड में स्टार्ट होता है? 4th पीरियड में स्टार्ट होते हैं। तो आपको जो 4th पीरियड वाले डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना, एक तो वो सारे याद रखने हैं जर्नली। वैसे आपको नीचे वाले भी याद तो सारे ही रखने हैं, डी ब्लॉक के अंदर तो पढ़ना ही पड़ेगा, पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आप इतने याद रखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। कौन से? ये 4th पीरियड वाले आपको याद रखने हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखो एक ट्रिक है इसकी, यहीं पे लिख देता हूँ क्या, साइंस टीचर विनीता कुमारी, है ना, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन्ने फे को नी क्यों जावे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल कितने हैं? 10 हैं। आपको पता है टोटल कितने? 18 ग्रुप होते हैं, ठीक है। 2 ग्रुप तो ये आ गए, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद,
बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, ये आ गए दो ग्रुप तो, और बाकी ग्रुप मतलब ये आ गए यहाँ पे दो ग्रुप तो यहाँ आ गए, 10 यहाँ आ गए, कितने हो गए 12 हो गए। तो भाई एक मुझे बताओ बच गए आपके पास कितने बच गए, हमारे यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे आपके कितने ग्रुप आ गए 10 आ गए। फिर यहाँ पे आपका था 13 14 15 16 17 18, यही होता है 10 ग्रुप ऐसे आए हैं, पर टोटल तो यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये कौन सा है थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ 11 12 13 14 15 16 17 18 कौन सा होता है आपका, ये इनर्ट गैसेज होती है, 17 कौन सा होता है हेलोजेंस होते हैं। ठीक है, तो वैसे आपको वो बात का ध्यान रखनी है, आपको ये ट्रिक याद रखनी है। साइंस टीचर विनीता कुमारी मन ने फे कौन नी क्यों जावे, ये बात आपको बस अच्छे से याद रखनी है। मोस्टली आपके ये एलिमेंट इस्तेमाल होंगे डी ब्लॉक के अंदर, इसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। वैसे डी ब्लॉक के बहुत सारे एलिमेंट आपको सारे के सारे याद रखने हैं, पर फिलहाल आपको ये याद रखने हैं। अब मैं आपको ना इनकी वो भी बता देता हूँ, क्या बोलते हैं इनकी वो कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी आपको जरूरी है। तो आपको एक बात याद रखना है, सबसे पहले हमारा डी ब्लॉक के अंदर क्या होता है, एस भर जाते हैं ना, क्या आता है। अब यहाँ पे कौन सा एस है 4s है ना इनका, इसको ना क्लियर करके अच्छे से ही करते हैं। ठीक है, आपको ये चीज समझ आ गई, बिल्कुल अच्छे से इसको नोट डाउन करो। 1 2 3 कर लिया होगा, पोज कर लेना वीडियो। यहाँ पे तो क्लास तो चल नहीं रही कि आप साथ की पोज नहीं कर सकते, लाइव क्लास होती है उसके अंदर पोज नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो यहाँ तो आप पोज कर सकते हो। ठीक है, फिर मैं आपको यहाँ पे अभी लिख देता हूँ, साइंस टीचर विनीता कुमारी टीचर विनीता कुमारी मन्ने फे को नी क्यों जावे, ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब देखो आपको पता है डी ब्लॉक के अंदर क्या होता है, पहले देखो एलिमेंट ये इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, ये आपको पता होगा एनर्जी रूल के हिसाब से, जिसकी एनर्जी वो पता आपको सब पता है, N+L रूल। ये नहीं बताना चाहिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर का काम है तो सारा का सारा 11th क्लास के अंदर सबसे पहले ये पढ़ा था आपने। फिर भी आपको लगता है बताना चाहिए तो डी ब्लॉक के अंदर बताया जाएगा, यहाँ नहीं बताया जाएगा। यहाँ पे बस आपको जर्नली ये चीजें याद रखनी है कि भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हेल्प करेगी वो आपके कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में और साथ में वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में, तो इसलिए बताई जा रही है। तो इसमें ना कौन सा ग्रुप था यहाँ पे, एस का 4 था। अगर एस 4 है तो डी कौन सा आएगा, थर्ड होगा। अगर देखो एस 4 है तो पी भी क्या होगा 4 होगा, डी कौन सा होगा थर्ड होगा, एफ कौन सा आएगा 2 2 तो होता ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो डी थर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आएगा 4s2 3d1 4s2 3d2 4s2 3d3 4s। अब यहां पे ध्यान देना 4s देखना मेगा 4s2 3d4 नहीं, ये एक्सेप्शन है। आपके पास एक्सेप्शंस देखने को आपको दो मिलेंगे इस ग्रुप के अंदर, एक तो क्रोमियम एक कॉपर। ठीक है, देखो 3d5 डी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं 5 होते हैं, 1 1 2 3 4 5। तो आपको पता है एक तो आपने ऐसे भरा, ये भरा, ठीक है, और एक एस में यहां दे दिया, आपको पता है ये दे दिया, इससे ज्यादा स्टेबल होगा ये। जब ये सब ना डी के पास पांचों के पांचों आ जाएंगे ना, डी के पास कौन से आ जाएंगे पांचों, 5d क्या होता है मोस्ट स्टेबल होता है। अब ये रीजन मत पूछना क्यों होता है, क्यों ये रीजन आपको बताने को बता सकते हैं, पर ये रीजन डी ब्लॉक के अंदर ही बताया जाएगा क्यों होता है। यहाँ पे ना मैंने रीजन बता दिया, आप नोट डाउन करोगे नहीं, मैं डी ब्लॉक के अंदर फिर बताऊंगा नहीं, तो ये आपके माइंड में रह जाएगा, थोड़े टाइम बाद आप भूल जाओगे। ये लिखने वाले पॉइंट है, वहां पे डी ब्लॉक के अंदर आप पढ़ोगे क्या, अगर यही सब कुछ बता दिया आपको। ये बात है D5 क्या होता है ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये क्या करता है, ये ना होके ये बन जाता है 4s1 और 3d5 बन जाता है। और यहाँ पे क्या आएगा फिर, यहाँ पे 3d6 बन जाएगा, नहीं यहाँ पे पहले भाई 4 को ही भरो, ये क्या करता है 4 को ही भरता है और ये सही काम चलाता है अपना। ठीक है, वही इसके अंदर तो बराबर इतने आ रहे हैं, और ये कैसे चलता है, ये 4s2 3d6 4s2 3d7 4s2 3d8। आपको बहुत काम आएंगे, कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है बिल्कुल अच्छे से।
ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन के बिना इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, डी ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन के बिना बहुत ज्यादा काम आएंगी, ठीक है। जब आप हम पढ़ेंगे थ्योरीज पढ़ेंगे उनके अंदर बहुत काम आएगी ये। अब यहाँ पे 4s2 3d9, 4s2 3d10। अब आपने तो बोला था कॉपर के अंदर एक्सेप्शन होता है, हाँ ये नहीं होगा। जैसे ये स्टेबल था ना, हाफ फिल और फुल्ली फिल क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब ये मैंने बता दिया 3d5 स्टेबल क्यों, क्योंकि हाफ फिल है, पर ये नहीं बताया हाफ फिल और फुल्ली फिल ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं, वो आपको बताएंगे डी ब्लॉक में। देखो ये स्टेबल क्यों है ज्यादा, क्योंकि इट इज अ हाफ फिल, इसको नोट कर लो, इट इज अ हाफ फिल। और अगर हम डी के अंदर 10 दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, फुल्ली फिल हो जाएगा, तो ये भी सबसे ज्यादा स्टेबल होएगा। तो ये क्या है, फुल्ली फिल, तो ये भी सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये फुल्ली फिल है और वो हाफ फिल है, तो इसलिए स्टेबल होते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन है, इसको एज इट इज नोट डाउन करनी है आपको अपनी नोटबुक में, अभी के अभी नोट डाउन करो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना चैप्टर के अंदर कोई आपका वजूद नहीं है, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो। तो आपने ये आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम सेंट्रल मेटल एटम के बारे में डिटेल से जानेंगे, लिगेंड्स के बारे में डिटेल से जानेंगे, और फिर हम साथ में सीखेंगे क्या, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, दोनों हम सीखेंगे। अगली वीडियो के अंदर इतना ही पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद हम चलेंगे कहाँ पे, हमारा IUPAC के अंदर, और साथ में थ्योरी पढ़ेंगे, दो तीन थ्योरी पढ़ सकते हैं हम आराम से, 2 थ्योरी पढ़ लेंगे। हाँ, फिर जो मेन थ्योरी है वो हम सबसे आखिरी में अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आपको ना ये नेक्स्ट वीडियो में आने से पहले याद करके आना है, ठीक है। याद करके नहीं, समझ के आना है। 12th क्लास 11th क्लास का काम है, कोई बड़ा महान काम नहीं बताया मैंने आपको, बिल्कुल सिंपल सी बात है ये, याद होनी चाहिए थी। वैसे आपको कोई बात नहीं याद नहीं है तो हमारी 11th वाली वीडियो देखो, एटॉमिक स्टडी, अपने चैनल का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर की, देख लो। तो स्टे कनेक्टेड विद एटॉमिक स्टडी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और जुड़े रहिए हमसे ऐसी बढ़िया बढ़िया एजुकेशन पाने के लिए।